रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन कहानी पर मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके की गलती कल मुझसे हुई है, इस तरीके की गलती शायद होना नहीं चाहिए थी और जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कल मैं बाहर गया हुआ था और मैंने जो मेरे स्टाफ रहता है तो उससे मैंने क्राइम स्टोरी उस पर रिसर्च कर उसको लिखने के लिए बोला था। तो हुआ क्या कि उसने एक पुरानी क्राइम स्टोरी मेरे सामने रख दी और मैंने उसको ही पढ़ दिया। लेकिन बाद में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ याददाश्त ऐसी आ रही थी कि मैंने शायद इस कहानी को पहले कभी सुनाया है। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, ये नई कहानी है और इससे पहले आपने इस कहानी को कवर नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, बाद में भी मैंने इस पर रिसर्च जारी रखी और उसके बाद में मुझे पता चला कि हाँ, मैं सही सोच रहा था। इस कहानी को मैंने पहले पढ़ चुका है। कल के दिन मैंने 476वां एपिसोड अपलोड किया था, जो सेम टू सेम 451वें एपिसोड से मैच कर रहा था। यानी 451वां जो एपिसोड था वो कल के ही दिन वाला एपिसोड था। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया और कहा कि सर आपने रिपीटेड स्टोरी सुनाई है। बिल्कुल सही आपने कमेंट्स किया है। आपका कमेंट्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। खैर, इंसान से गलती होती है तो गलती के लिए आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन आइंदा से इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि कहानी रिपीट ना हो पाए। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी गुस्से और अवैध संबंध में डूबी हुई एक ऐसी कहानी है कि जिसमें इंसान अपना आपा खो देता है, उसके बाद में ऐसा क्राइम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि अवैध संबंध जो होते हैं वो इंसान के खून के प्यासे होते हैं। शुरुआत में इंसान को यही लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, जिस तरीके से कर रहा है, जिस प्लानिंग से कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जब इन प्रेम संबंधों में जो नाजायज़ होते हैं इनके अंदर जब कड़वाहट आती है, तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए इंसान सिर्फ एक ही रास्ता अपनाता है और वो होता है क्राइम का, मर्डर का, जो कि उसको नहीं अपनाना चाहिए था। तो ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर भी करेगी और आप लोग को एक बड़ा लेसन भी देगी। तो आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है जिसको हम लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। इसका नाम है मुरादाबाद। इसी मुरादाबाद में एक जगह लगती है काटघर, और इसी काटघर के अंतर्गत एक गाँव आता है बलदेवपुरी। ये जो गाँव है, इस गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक पति है, एक पत्नी है और इसके टोटल 4 बच्चे हैं। ये जो परिवार था अपने बाकी ख़ानदान से अलग रहता था। एक सेपरेट घर बना लिया था। जैसे आमतौर पर शादी के बाद में भाई भाई अलग हो जाते हैं तो सेपरेट घर बना लेते हैं, इसी तरीके से इस भाई ने भी सेपरेट घर बना लिया था और इसकी पत्नी और इसके 4 बच्चे इसी घर के अंदर रहा करते थे। 10 दिसंबर साल 2024 को एक ऐसा दिन आता है कि जिस दिन ये जो घर का मुखिया था यानी पति था, वो एक शादी समारोह में एक गांव चला जाता है और उसकी जो पत्नी थी उससे ये कहती है कि तुम्हें आज रात को आने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता ख़राब है, सुबह आराम से आ जाना। लेकिन सुबह में अचानक से इस पति के पास में ये फ़ोन पहुंचता है इसके छोटे भाई का। वो कहता है कि भाभी की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये खबर ये व्यक्ति सुनता है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा अपने गाँव आता है। गाँव आने के बाद में बच्चों से, सारे लोगों से पूछता है कि क्या कुछ हुआ। सारे लोग बताते हैं कि इस तरीके से सुबह हमने देखा तो जो महिला थी वो मृत कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। लिहाजा ये जो व्यक्ति था तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करता है कि इस तरीके से उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अब जो पुलिस थी वो तुरंत जब इस तरीके की घटना के बारे में सुनती है तुरंत मौके पर पहुंचती है। और मौके पर पहुंचने के बाद में जब पुलिस देखती है तो देखती क्या है कि बात 100% सच है। इस घर के अंदर लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है और जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो ये जो भीड़ थी थोड़ी कम होना भी चालू हो जाती है। लिहाजा पुलिस अंदर पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक महिला है जो लगभग 35 से 36 साल के आसपास की महिला होगी और ये मृत पड़ी हुई है। चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। पुलिस जाती है, उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर कत्ल किस तरीके से किया गया है और हत्या करने के पीछे की क्या वजह है। क्या कातिल ने यहाँ पर कोई सुराग, कुछ ऐसी चीज़, कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह छोड़े हैं फिर नहीं। तो पुलिस पाती है कि यहाँ पर कातिल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और उसके बाद में पुलिस डेड बॉडी की समीक्षा करने के बाद में, घटना स्थल को बारीकी से चेक करने के बाद में उसे सील करती है और जो डेड बॉडी थी उसे अपनी कस्टडी में लेने के बाद में पंचनामा कर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
अब शुरुआत में पुलिस को जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि शायद इस महिला की जो हत्या की गई है वो गला दबाकर की गई है। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, इधर अपनी पुलिस पूछताछ शुरू करती है, लोगों के बयान लिखवाती है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि ये जो कत्ल हुआ है ये 100% वैसे ही हुआ है जैसा पुलिस ने सोचा था। दरअसल इस महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस के सामने आती हैं, पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को बुलाती है, कहती है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई है और तुम मुकदमा दर्ज कराइए अज्ञात लोगों के खिलाफ में, उसके बाद हम लोग छानबीन करेंगे। अब ये जो व्यक्ति था मुकदमा दर्ज कराता है। अब उसके बाद में पुलिस वाले इस पूरी घटना को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। इस घटना को सुलझाने के लिए 2 टीमों का गठन किया जाता है। सबसे पहले पुलिस आस पड़ोस में अगर कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उसको चेक करने की कोशिश करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल सीसीटीवी कैमरा में आता जाता दिखाई पड़ जाए। चूँकि गांव का मामला तो कोई सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, अब जो बच्चे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, इसलिए सबसे पहले पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसियों से पूछती है कि इस रात तुमने किसी अनजान व्यक्ति को इस गली में, इस मोहल्ले में आते देखा या फिर किसी को जाते देखा? तो मोहल्ले पड़ोस के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने किसी को नहीं देखा। उसके बाद में पुलिस वाले जो इस व्यक्ति का भाई था, यानी जिसने फ़ोन किया था कि भाभी की हत्या कर दी गई है, उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, यानी देवर से पूछताछ की जाती है कि भाभी के कत्ल के पीछे किसका हाथ है। तो जो देवर था वो भी यही बातें बताता है कि साहब हमें नहीं पता और हमने तो सुबह सुबह जब यहाँ पर बच्चों की चीखने की आवाज़ सुनी तो हम आए, इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद में पुलिस वाले अब बच्चों से पूछताछ करते हैं, लेकिन बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल होता है, बच्चे कुछ बताने की पोजीशन में ही नहीं होते। लेकिन पुलिस वालों ने जिन भी लोगों के बयान लिखे थे उन बयान लिखने के बाद में पुलिस वाले वापस से पुलिस थाने चले जाते हैं और ये जो व्यक्ति था जिसकी पत्नी का कत्ल हुआ था, इससे कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था सो हो गया है, लेकिन तुम्हारे दर्द को समझ भी सकते हैं और तुम्हारी तकलीफ़ को भी समझ सकते हैं, लेकिन होने को कौन ही टाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कातिल है वो कातिल पुलिस की गिरफ्त से बच के नहीं निकलना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस थी अब जितने भी लोगों के बयान लिखवाए गए थे उन सारे ही लोगों के बयानों को एक बार ज़ीरो इन करती है और ज़ीरो इन करते करते पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि इस पूरे मामले में बच्चों ने कुछ ऐसी बातें बताई थीं जो शायद अगर बच्चों से प्यार से पूछा जाए तो बच्चे शायद इस पूरे केस का पर्दाफाश कर दें। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो सबसे बड़ी जो बेटी होती है उस बेटी को बुला के लेके आते हैं, उसे प्यारते हैं, लाड़ करते हैं, चुमकारते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि बेटा बताओ कि कल रात क्या कुछ हुआ था। तो उसके बाद में जो लड़की बताती है आगे से पूरी कहानी ही पलट जाती है। दरअसल एक लड़की बताती है कि एक अंकल हैं जिनका नाम असलम अंसारी उर्फ असलम खान है, उनका पिछले 1 साल से हमारे घर पर आना जाना है। अब जैसे ही असलम खान का नाम आता है कि उनका आना जाना है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि कल रात भी वही आए थे क्या? तो बताती है कि हाँ वो आए थे। आने के बाद में उन्होंने माँ को लिया, वो ऊपर वाले कमरे में चले गए और हमें अंदर वाले कमरे में बाहर से लॉक कर दिया। और उसके बाद में जब सुबह हुई रात के तकरीबन 9-10 बजे के आसपास तक तो हमने मम्मा की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन फिर आवाज़ें बंद आना हो गई। हमने सोचा शायद सो गई होगी, हम भी लोग सो गए। लेकिन सुबह सुबह हम माँ को आवाज़ दे रहे थे कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, आप दरवाज़ा खोल दीजिए, लेकिन माँ की तरफ से जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके बाद में हमने खिड़कियाँ खोल कर मोहल्ले पड़ोस वालों की मदद मांगनी चाहिए। जब मोहल्ले पड़ोस वाले लोग आए तो उनकी मदद से जाकर जब चचाता हुआ है सब ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि जो माँ है वो बेड के पास में मृत पड़ी हुई है। उसके बाद में पापा को फ़ोन किया गया, पापा आए और उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। बस साहब हमें इतना ही पता है। अब जो पुलिस वाले थे अब पता लगाते हैं कि भैया ये असलम अंसारी कौन है। अब जब असलम अंसारी के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि सिकंदरपुर पट्टी का रहने वाला है। अब पुलिस वाले इसकी तलाश में जुटते हैं तो पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि जो असलम अंसारी है ये भागने की फ़िराक में है। लिहाजा जो रफ़ातपुर फ्लाईओवर है उसके पास की लोकेशन इस असलम अंसारी की मिलती है। पुलिस वहाँ पर छापा मारती है, पुलिस की 2 टीमें पहुँचती हैं। तो जो असलम अंसारी था ये पुलिस के ऊपर उल्टा फायर कर देता है। अब पुलिस भी इसके साथ में मुठभेड़ कर देती है और मुठभेड़ में जो असलम अंसारी होता है ये गिरफ्तार हो जाता है। इसे गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस वाले सीधा इसे हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, चूँकि मुठभेड़ में इसके फायर वगैरह लगा था। इसका इलाज कराने के लिए इधर इसके बयान भी लिखवाए जाते हैं। तो जो असलम अंसारी था वो पूरी कहानी कबूल कर लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो असलम अंसारी ने कबूल किया था कि जो पत्नी है जिस व्यक्ति की, जिस महिला का मर्डर हुआ है उसके साथ में उसके शारीरिक संबंध थे, यानी अवैध संबंध थे, और पिछले 1 साल से ये उसके घर जाता था, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। यही सारी चीज़ें चल रही थी। और 11 दिसंबर वाले दिन जब इसका पति एक शादी समारोह में जाता है, इस
पत्नी के ही किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी और अगले दिन मुरादाबाद बारात जानी थी। लिहाजा पति को इसने शादी में भेज दिया था और पति से ये कह दिया था कि रात को तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में इसने मुझे फ़ोन करके बुला लिया। उसके बाद में हम लोग ऊपर वाले कमरे में चले गए। किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में अनबन हो गई और इसी अनबन में मैंने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। दोस्तों, पति से पूछा जाता है क्या तुम्हारी पत्नी ने ये कहा था कि रात को तुम्हें नहीं आना है? तो पति बताता है कि 7:30 बजे के आसपास मेरी पत्नी का मेरे पास में फ़ोन आया था और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे मोबाइल का चार्जर कहाँ रखा है, मेरा मोबाइल डाउन हो चुका है, मुझे मोबाइल चार्ज करना है। मैंने बता दिया था। उसके बाद में 8:30 बजे के आसपास फिर से मेरी पत्नी का फ़ोन आया था। उसने मुझसे पूछा था कि तुमने खाना वगैरह खा लिया है फिर नहीं खाया? मैंने कहा था खाना खा लिया है, बस आने की तैयारी कर रहा हूँ, कोई मिल जाए साथ में तो आ जाऊँ। तो उसके बाद में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि गाँव का रास्ता है, रास्ता भी ठीक नहीं है, लिहाजा रात में परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं, तुम रात को वहीं रुक जाना। और उसके बाद में सुबह सुबह मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास पहुंचता है। वो मुझे बताता है कि भाभी का कत्ल हो गया है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे इस असलम अंसारी को गिरफ्तार कर इसे न्यायालय में पेश करते, उसके बाद इसे जेल भेजा जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की ये बात है कि जो महिला थी जिसने अपने पति से फ़ोन कर ये कहा था कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या उसको अवैध संबंधों में ऐसा करना चाहिए था? 4 बच्चे होने के बाद भी क्या उसको उसके पति से और कुछ चाहिए था? क्या उसका पति वो सब कुछ उसे नहीं दे पा रहा था जो उसे चाहिए था? लेकिन इस महिला के अंदर शायद इस तरीके की चीज़ें नहीं थीं जो परिवार को लेकर चल सकें, और उसके बाद में ये गलत रास्ते पर चलती है। और गलत रास्तों का अंजाम ये होता है कि शायद इसकी जो कीमत होती है इस महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, हमेशा से अवैध संबंध जो होते हैं वो इंसानियत के कातिल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवैध संबंध हैं जो खून के प्यासे होते हैं। इसलिए इंसान से हमेशा कहा जाता है कि अवैध संबंधों से जितनी दूरी हो इंसान को बना के रखना चाहिए, खासकर शादी के बाद। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और इस घटना में सबसे ज़्यादा कसूरवार आप लोग किसको मानते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स भी आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें स्टेटस हैं, लिखते हैं भाई हम आपको रात में तो नहीं सुन पाते, लेकिन सुबह ऑफिस में आते ही आपकी कहानी लगाते हैं और दिन भर काम करते हैं और आपकी कहानी सुनते हैं। तो स्टेटस फॉर यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं ग्रेट वर्क सर जी, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो शरीफ मोहम्मद जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मदन बिहावत हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है। तो मदन बिहावत जी, आपका शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी, छोटे भाई अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो हसीबुल अंसारी जी, मेरे बड़े भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया, महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनी, बहुत अच्छी है, दुख भरी कहानी थी। भैया आपका शुक्रिया राजकिशोर जी। उसके बाद में तौफीक खान है, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, यूपी इलाहाबाद से सुनता हूँ, तौफीक अंसारी। तौफीक अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी चाहे जैसी हो लेकिन आपके बताने का स्टाइल बहुत अच्छा है। सैफ़ी सर की स्टोरी सुनता था लेकिन अब आपकी भी स्टोरी सुनता हूँ। तो सरफराज सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं सर मैं भी कहानी डेली सुनता हूँ और ये कहानी आपने पहले भी सुनाई हुई है। तो राजेंद्र कुमार जी, आपने बहुत ठीक कहा, ये कहानी मैंने सुनाई है, उसके लिए मैंने शुरुआत में माफ़ी मांगी थी आपसे। सुरजीत सिंह हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी, सुरजीत सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ से। तो भैया आपका शुक्रिया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहानी दुबई से सुनता हूँ, कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, बेंगलोर से सुनते हैं। तो भैया बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया। तो शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, दोनों पति पत्नी, आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई आपने ये कहानी पहले भी सुनाई थी। तो रिजवान अंसारी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। लईक अब्बास जी भी यही कहते हैं कि कहानी पहले सुनाई थी। तो लईक अब्बास जी, आपका शुक्रिया, माफ़ी चाहता हूँ। सोहन लाल सेतिया हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं? उस फरजान अहमद हैं, लिखते हैं ये स्टोरी सुनी हुई लगती है, और फरजान जी आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हाँ मैंने पहले सुनाई थी लेकिन बाई मिस्टेक कल भी सुना दी। राजेंद्र कुमार, फूल बनाते हैं यानी रोज़ बनाते हैं, शुक्रिया। शमा सिद्दीकी अस्सलाम वालेकुम कहती हैं, तो वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं? मोहम्मद जोरेस, हार्ट बनाते हैं। तो मोहम्मद जोरेस जी, आपका शुक्रिया। सुरजीत सिंह है, लिखते हैं कहानी पहले सुनी है। तो सुरजीत सिंह जी सूरत चंडीगढ़ से सुनते हैं, बहुत सही बात कही आपने, शुक्रिया आपका। गोंडन वाल करके है, वो भी यही कहते हैं कि आपने मेरा कल वाला कमेंट नहीं पढ़ा था और शायद आपने ये कहानी 2 सप्ताह पहले सुना चुके। तो गोंडनवाल जी, बहुत सटीक बात कही आपने, मैंने कहानी सुनाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
उसके बाद में श्याम प्रकाश हैं, लिखते हैं श्याम प्रकाश कुशवाहा, ग्राम राहतपुरा, जिला इटावा, राज्य उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील चौधरी जी सेंटर जेल बीकानेर से सुनते हैं, शुक्रिया। SKD25 हैं, लिखते हैं भाई ये कहानी 2 महीने पहले सुनाई थी, आपको याद भी नहीं रहता फिर सुना रहे हो, तो माफ़ी चाहते हैं भाई। मिस्टर लिहाजा, तो राज कैलरा रमन करके आईडी है, मिस्टर लिहाजा आपका शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं अतुल सुभाष सर जिन्होंने सुसाइड किया है उनकी स्टोरी के बारे में भी बताएं। तो अतुल सुभाष सर की स्टोरी के बारे में मैं सोच रहा था कि सुनाऊं, लेकिन उसी समय शम्स ताहिर खान और उस्मान सैफ़ी सर ने उसको कवर कर लिया, तो मैंने इस वजह से सुनाई नहीं। दी वेस्ट है, लिखते हैं मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग अपनी भाभी के पीछे क्यों पड़े हैं और बाहर लड़की नहीं मिलती क्या, जोक्स है और हवस का खेल खेलना क्राइम नहीं है, बट अवैध संबंध से दूर रहो। तो इस तरीके से दी वेस्ट जी अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में सुल्तान है, लिखते हैं इट्स रिपीटेड, तो सुल्तान जी आपका शुक्रिया। और उसके बाद में मंगल सिंह है, लिखते हैं 39 में, तो मंगल सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंगल सिंह है, लिखते हैं मेरा नाम भी लेना, तो मंगल सिंह पन्नू करनाल से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, तो हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे, लेकिन मुझे दुख भी हुआ कि मैंने कल रिपीटेड कहानी सुना दी थी और मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन आप लोगों से ये कमेंट्स सुने कि रिपीटेड कहानी है तो बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि आप लोग बहुत जेन्युइन हैं और आप लोग सब ध्यान रखते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।